Good morning, students. This is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read a new poem, The Snake Trying, written by W. Ross. It's a very short poem. So, what is in this? Most of us think of snakes as fearsome symbols of death, but snake in this poem is itself a victim. Okay, what is said here? Snakes are mostly considered fearsome, means we afraid of snakes. Okay, or we can say a symbol of death to snake. But in this poem, we come to know that here in this poem, snakes are the victims of ह्यूमन बींग्स. ठीक है, उनके साथ ही कुछ बुरा हो रहा है. क्या हो रहा है? Yes, this is the first. Let's start reading. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden carvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. So what is written here? The snake trying means कि snake कोशिश कर रहा है, try कर रहा है to escape. Escape means to save. ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए. किससे बचाने के लिए? The pursuing stick. Pursuing means the stick that is used to hit the snake. Okay, that is the pursuing stick. कि एक ऐसे stick जो कि स्नेक्स को हिट करने के लिए यूज की जा रही है. ठीक है, विद सडन कार्विंग्स ऑफ थिंग लॉन्ग बॉडी. और जब वो मूव कर रहा है, देन हिज बॉडी मूव्स इन अ कर्व. एक कर्व बना रही है उसकी बॉडी. ठीक है, एंड then the poet says that how beautiful and graceful are his shapes. कि जो वो कर्विंग शेप्स बना रहा है स्नेक, वो कितनी ब्यूटीफुल है. ठीक है, सो थ्रू दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स snakes beauty. How beautiful and graceful are his shapes. Okay, so in this stanza here, in the pursuing stick, we have a figure of speech that is transferred epithet. Okay, and what is transferred epithet? When we use adjective with a noun and that adjective describes another noun. Okay, for example, here in pursuing stick, pursuing means to hit someone. Okay, means you can say to follow or to chase, to follow or to chase. So here stick is not pursuing. Who is pursuing? The man who holds the stick. Okay, he is actually pursuing with the stick. But हमने pursuing जो है वो man को कहने की बजाय यहाँ पर stick को pursuing कह दिया है. सो इसीलिए यहाँ पर हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट है. ठीक है, कि एक एडजेक्टिव जो किसी नाउन के साथ लगा है, वो उस नाउन को डिस्क्राइब करने की बजाय किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. क्योंकि स्टिक किसके हाथ में है? मैन के हाथ में है. ठीक है, मैन के हाथ में है. अब मैन उसको परस्यू कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है स्नेक को. ओके, स्टिक नहीं कर रही है. स्टिक से वो हेल्प ले रहा है. जस्ट स्टिक उसके हाथ में है. ठीक है, सो मैन इज परस्यूइंग, नॉट स्टिक इज परस्यूइंग. बट हेयर परस्यूइंग स्टिक इज रिटन, सो ट्रांसफर्ड एपिथेट इज यूज्ड हियर. ओके, देन इट्स अ वेरी सिंपल पोम. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. अब वो कहते हैं he glides means moves smoothly. वो कहते हैं कि he कौन? Snake. The snake moves smoothly through the water away. कि वो बहुत आराम से smoothly
वाटर के थ्रू वो निकल जाएगा, चला जाएगा. फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक इज हिट, हिट. ठीक है. ओह लेट हिम गो. अब पोइट कहते हैं कि ओह लेट हिम गो, कि भाई उसे उसे जाने दो. ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, कि उसको पानी के ऊपर से हीड्स, रीड्स में, रीड्स क्या होता है, मार्शी और वाटरी प्लांट्स जो होते हैं उनको रीड्स कहते हैं. सो उसमें से जाने दो, उस छुपने के लिए, विदाउट हर्ट, उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए. ठीक है. सो यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि स्नेक को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसको जाने दो, वो चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, पानी के थ्रू झाड़ियों में छुप जाएगा. और झाड़ियाँ, रीड्स, कौन सी, रीड्स मीन्स वाटरी प्लांट्स. ठीक है. वाटर के अंदर जो बुशेस हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर वो चला जाएगा. स्मॉल एंड ग्रीन. अब कलर कैसा है, वो कहते हैं कि ये जो स्नेक है ये स्मॉल है और ग्रीन कलर का है. ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, और इवन बच्चों के लिए भी वो हार्मलेस है, यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे आप फिगर ऑफ स्पीच देखिए. ओह लेट हिम, ओह लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. अब देखिए इन 4 लाइन्स में ओह, ओह लेट, इससे पहले फुल स्टॉप है. ठीक है. फिर ये एक पूरा सेंटेंस है हर्ट तक, हर्ट तक, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक, ये पूरा एक सेंटेंस है. और इसके बीच में कोई भी आपका कोमा या कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है. ठीक है. सो इट मीन्स एक ही लाइन को 4 लाइन, एक ही सेंटेंस को 4 लाइन्स के अंदर लिखा गया है. ठीक है. सो एंजबमेंट इज यूज हेयर, एंजबमेंट इज used here. Then he is harmless. Her sound is repeated. He, her, harmless, her sound is repeated. So alliteration is used here. Okay. Then along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. अब वो कहते हैं कि along the sand, कि भाई वो sand के साथ, यानी sand पर, he lay until, वो आराम से लेटा हुआ था, until observed, जब तक कि उसको देखा नहीं गया. इट मीन्स उसको परस्यू करने से पहले, उसको छेड़ने से पहले, या जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया था. स्नेक कहाँ पर था, स्नेक सैंड के ऊपर लेटा हुआ था. ठीक है. एंड चेज्ड अवे, ऑब्जर्व्ड एंड चेज्ड अवे. अब वो कहते हैं कि जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया था या उसका पीछा नहीं किया गया था, he was just lying on the sand. Now he vanishes in the ripples. अब वो कहते हैं कि अब वो ripples, यानी कि जो plants हैं उसमें वो vanish हो जाएगा. vanish means disappear, अदृश्य हो जाना. ठीक है. among the green slim reeds, वही कि पानी के अंदर जो reeds हैं, watery plants हैं, उनके अंदर वो वैनिश हो जाएगा. रिपल्स होता है, सॉरी, रिपल्स होता है वेव्स, लहर, लहरें जो होती हैं पानी की. ठीक है. सो दैट इज रिपल्स. सो दिस मच इज द पोएम. देन इट्स अबाउट द पोइट. ओके. सो W.W.E. Ross. The full name of the poet is William Wrighton Eustace Ross. Okay. He was born on June 14, 1894 and died on August 26, 1966. Okay. He was a Canadian geophysicist and the poet. So he was Canadian and a geophysicist and a poet too. He was the first published poet in Canada to write images poetry and later to write firstly surrealist poetry or verse. So he was called the first modern Canadian poet. So क्या है, ये जो poet हैं ये first ऐसे Canadian poet हैं, means Canada के ऐसे first poet हैं जिन्होंने imagist poetry लिखी है. ठीक है. ये भी जो poetry है इसमें भी imagery है. जब आप इसको read करते हो तो एक image आपके दिमाग में बनती है. ठीक है. सो इस तरह की poems जिनको पढ़ के आपके दिमाग में एक image बनती है, that poetries are imagist poetry. Okay. एंड और बाद में वो एक ऐसे, वो फर्स्ट वहाँ के पोइट बने थे जिन्होंने सुअरिस्टिक. अब देखिए इसमें जस्ट इट्स अ इवेंट,
कोई इमोशंस या कुछ ऐसा इसमें नहीं शो किया गया है, जस्ट ये कहा गया है कि स्नेक जो है, एक इवेंट है कि स्नेक को परस्यू कर रहे हैं और उसको वो बचने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से भाग रहा है, ठीक है। और जस्ट पॉइंट ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि भाई इसको परेशान नहीं करो, इसको आराम से जाने दो क्योंकि ये हार्मलेस है, ठीक है। सो जस्ट इतनी सी बात है इस फॉर्म के अंदर। सो जस्ट इवेंट्स को लिखना, ठीक है, मीन्स एक रियल सिचुएशन को लिखना, that is a surrealistic, okay, poetry, and verse means also poetry. So he was called the first modern Canadian poet. तो उनको फर्स्ट मॉडर्न कैनेडियन पोइट कहा गया था, क्योंकि जो पहले की पोइट्रीज होती थी, they were like when someone was sad, or he wanted to show his emotions, okay. When he was or she was overwhelmed with the emotions, then he or she used to write poetry, okay. But here, on the simple topics, on a simple thing, ठीक है, poem, this poem is written. So this is the modern way of writing poetry. His other poems are The Fish, The Dinner, The Dawn, The Birds, The Snake Trying, this one, Gum, and The Creek, etc. These are his poems. Then figure of speech used here. It's a free verse, okay, no any rhyming scheme is there. Then enjambment, I told you, imagery, okay, and alliteration and transferred epithet is used here. So students, I hope you understand it. Thank you. Happy learning.